बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट नामजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज भी कुछ बेहतर आपकी ज़िंदगी में करने की कोशिश इस स्क्रीन के ज़रिए। आज क्या है प्रोग्राम में? आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम बात करना भी चाहते हैं, जिसके बारे में हम हल ढूंढना भी चाहते हैं और शायद कुछ चीज़ें इतनी ख़ास होती हैं कि जब तक वो हमें हासिल ना हो जाएं हम ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर जी नहीं पाते। ज़िंदगी गुजार तो लेते हैं लेकिन जी नहीं पाते। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ रिश्तों में और मुख्तलिफ़ स्टेजेस फेसेस से गुजारा है। जिस तरह से बच्चा पैदा होता है घर में औलाद की हैसियत से, उसके बाद आपको सिबलिंग्स मिलते हैं, बहन भाई मिलते हैं, आप थोड़ा और बड़े होते हैं, दोस्तों से आपका कनेक्शन जुड़ता है, आपको एक रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने का मौका मिलता है और उसके बाद जो ज़िंदगी में आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आ जाती है वो होती है आपकी औलाद। और ऐसे लोग, ऐसे जोड़े जो औलाद से महरूम रहते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी जिसको चाहे रहमत दे, जिसके घर पर अपनी नेमत भेजे। लेकिन कहते ये हैं कि जिन फैमिलीज़ में या जिन कपल्स के घरों में औलाद नहीं होती वो बड़ी ही बुझी बुझी सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हालांकि ये भी कहते हैं अल्लाह का एक इम्तिहान है और इसमें रब की मर्ज़ी है, बट हर चीज़ का इलाज भी रब ताला ने इस ज़मीन पर उतारा है। जब बीमारी मौजूद है तो उसका इलाज भी मौजूद है। ये भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए और हमें इलाज भी तलाश करना चाहिए। अच्छे लोगों को ढूंढना चाहिए जो हमारी मुश्किल में या इस तरह की प्रॉब्लम में हमें हेल्प कर सकें। तो आज के प्रोग्राम में एक ऐसी पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद होंगे जो ये दावा करते हैं, जो ये कहते हैं कि बे औलादी का जो है हल मेरे पास मौजूद है। कुछ ऐसी दवा, कोई ऐसा ट्रीटमेंट ये ऑफ़र कर रहे हैं और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा है। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आज उनसे मिलने में और ये जानने में कि आया ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है, ऐसी कौन सी थेरेपी है, आया ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो वो ऑफ़र करते हैं और जिसकी वजह से जो है ये जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है। इसके साथ साथ आज उनसे मोटापे के हवाले से भी बात होगी कि मोटापा जो है ये भी बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। आई थिंक जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जो शायद हमेशा ये सोचते होंगे कि बस आज खा लेता हूँ, कल से मैं डाइटिंग शुरू करूँगा, कल से जो है मैंने अपने इस मोटापे को कंट्रोल करना है, और वो कल जो है वो आके ही नहीं देती। सो उस कल को हम आज लेकर आएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आया वज़न को कम करने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं और बकौल उनके ये एक रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं जो मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। वो क्या है ये इंशाल्लाह हम उन्हीं से जानेंगे। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ हैं। सो एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स जो हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। 11 बजे तक आप मेरे साथ रहेंगे। इस वक्त आप जब जी उठा पाकिस्तान पर या मुख्तलिफ़ स्क्रीन पर आप पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन जब सुनते होंगे तो बड़ा लोगों का कंसर्न होता है कि 2019 में आया हुआ ये कोरोना 2020 को पूरा इसने जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस इसका तबाह बर्बाद कर दिया। हालांकि कहने वाले तो ये कहते थे कि 2020 जो है वो बड़ा ही एक तब्दीली का साल होगा। टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो एक रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा 2020 में। अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा एक इशारा जो है वो तुम लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, और इसका नज़ारा हम सब ने देखा अपनी आँखों से। सो फाइनेंशियल स्टेटस हर मुल्क का, चाहे हम सुपर पावर की बात करें या तरक्की पजीर ममालिक की बात करें, हर किसी का जो है वो इस वक्त अनस्टेबल है। 2021 है, बहुत सारे ममालिक इस पे कंट्रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक बार फिर से ये स्प्रेड हुआ। अभी फिर बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन लग चुका है। फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वैक्सीनेशन जो है वो इट्सेल्फ
इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त बहुत सारे ममालिक के लिए एंड पाकिस्तान के लिए इटसेल्फ। सो इसी हवाले से कुछ हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल। आप कैसे आपको वेलकम करते हैं। ये बताएं, बीजिंग चाइना ने तो हमें भी भेजी है वैक्सीनेशन है, तो वहाँ पर हो गई है सबको वैक्सीनेशन चाइना में? हाँ जी, चाइना वाले जो हैं वो डे बाय डे चीज़ें जो प्रोसेस में हैं, वैक्सीनेशन हो रही है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी आबादी है तो उनको वैक्सीनाइज करने में टाइम लगेगा, बट दे आर ऑन द वे। वो हमारी तरह नहीं है कि ठीक है हमें चाइना से डोनेशन मिल गया वैक्सीन की फॉर्म में तो हम दोबारा फिर से वेट करें कि और वैक्सीन आएगी तो फिर हम लोगों को लगाना शुरू करेंगे। और मेरे ख्याल में इनको भी बाकी दुनिया से रशिया है, चाइना, अमेरिका है, यूके है, उन्होंने वैक्सीन की रिसर्च के ऊपर काम शुरू किया, तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए था, बजाय कि हम वेट करते। लेकिन हमने चूँकि हर मौका हमारे पास आता है हम उसको बड़े अच्छे तरीके से ज़ाया कर देते हैं। अभी जैसे अब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन के अंदर के 2020 जो है वो रेवोल्यूशन जो है उसका ईयर हमने बनाना था। तो मैं आपको बता दूं जो ग्लोबल रैंकिंग पाकिस्तान की हुई है उसमें जैसे हम करप्शन में 4 दर्जे ऊपर हुए हैं तो इनोवेशन में 2 दर्जे हम नीचे हुए हैं। अच्छा। तो हमने तो 2020 को इस तरह से लिया है। जहाँ तक दूसरी बात है कि बिल्कुल ठीक है दुनिया जो है वो लॉकडाउन में है, लेकिन हमें थोड़ा चाइना से भी सबक सीखना चाहिए कि उसने इस चैलेंज को कैसे अपॉर्चुनिटी बनाया, तो कैसे उन्होंने अपनी इकॉनमी या जीडीपी उसका साइज बढ़ाया। हमारा तो डे बाई डे सुकड़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें हम तो अभी माइनस पे खड़े हुए जी बिल्कुल माइनस पे खड़े हैं। अभी हम तो कर रहे हैं कि 1.5 जो है वो शायद ग्रोथ रेट जो है हम इस वक्त कितनी है हमारी जीडीपी? देखें पहले माइनस था, माइनस अब थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, अब ये तो कर रहे हैं कि 1.5 या 2 तक हम अचीव कर लेंगे। अच्छा, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हम आई थिंक 2016-17 में हम 5 पे थे हमारी हाँ, जीडीपी। जब गवर्नमेंट इनको दी तो 5.4 था, 5.5% जब ये इस वक्त करंट गवर्नमेंट को जब हमने ट्रांसफर किया उस वक्त इतनी जीडीपी थी। जब हमने पाकिस्तान को ट्रांसफर किया तो उस वक्त जो ग्रोथ रेट था आपका वो 5.4% था। ओके, 5.4 था, लेकिन हमने ये भी तो बात की ना कि हम कर्जे भी तो उतार रहे हैं ना, इसकी वजह से हमारी जीडीपी भी तो कमजोर हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, अपने कर्जे उतारे हैं। आपने कहा है जी हमने जब से हम आए हैं तो 25 अरब के हमने कर्जे, 25 अरब डॉलर के कर्जे हमने उतारे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी बताएं कि पिछले साल आपने जो 5 अरब 11 करोड़ लिया है उसका भी आप बताएं, या वही कर्जे जिसको अपने 25,000 अरब तक पहुंचा दिया है तो वो भी तो आपकी अचीवमेंट है। वो कहाँ, उन कर्जों का क्या करते हैं, हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जो हिस्ट्री बताती है वो मेरे अपने जो असेसमेंट है कि शायद जितना कर्जा हमने लिया उसको हमने अनप्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स में लगाया है। जैसे कि अनप्रोडक्टिव में देख लें कि वही जो कंजम्पशन पैटर्न हमारी सोसाइटी को वो ट्रेंड दिया जा रहा है उसी तरफ हम लगा रहे हैं। अगर हम अच्छा, क्योंकि कुछ देखिए अब डेफिनेटली मैं एक करंट अफेयर एंकर नहीं हूँ, बट मैंने कुछ चीज़ें इस तरह की जानी और सुनी। जिस तरह इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसके बारे में बात करते थे, वो करते क्या है, वो तो सड़कें बनाते रहते हैं, ये सड़क बना दो वो सड़क बना दो, राइट। अब ये वाली जो गवर्नमेंट आई है ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे काम करती है। तो एक ऑब्जेक्टिव या एक एजेंडा होता है हर पार्टी का जो हुकूमत में आती है और वो इस तरह से काम करती है। लेकिन डोंट यू थिंक कि जिस कंडीशन में इस वक्त पाकिस्तान जैसा मुल्क है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, तालीम से लेकर, मेडिकल से लेकर, लोगों को शऊर से लेकर, हमें हर चीज़ पर जो है वो अपने डोनेशन को या अपने रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। सबको ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक ही काम में सारा पैसा लगा दें। नहीं, उसमें देखें ये जो आपका क्वेश्चन है ये जा रहा है उस तरफ के शायद हमारी गवर्नमेंट का ये एजेंडा है कि इससे पहले जितनी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि उन्होंने एक चीज़ पे फोकस किया और उसको बस ये सोचा कि हमारी तख्ती लग जाए यहाँ पर, यहाँ हमारे पास काम हो जाए। हर चीज़ में रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। मेरा कहने का मकसद ये, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज आप नॉर्दर्न चले जाएँ, कैसे जाते हैं आप? सड़कें बनी हैं तो मैं और आप जा पाते हैं ना। पहाड़ों पर भी इन्होंने सड़कें बना दी हैं ताकि लोग वहाँ पर जा सकें। मुझे वहाँ जाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या वैल्यू है। हम सफ़र करते हैं, शहरों में रहते हैं, एक से दूसरे शहर जाते हैं, इटसेल्फ इसकी बड़ी वैल्यू है। लेकिन मेडिकल है, तालीम है, बाकी बहुत सारी चीज़ें, उन पर भी काम होना चाहिए था ना साथ जी साथ। बिल्कुल उसके ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे इस गवर्नमेंट ने क्या काम किया उसके ऊपर, खाली बातें करना या डॉक्यूमेंट्स के अंदर चीज़ों को डेवलपमेंट शो कर देना या जब कहें तख्तियाँ लगा देना, इससे तो डेवलपमेंट नहीं आता। इससे डेवलपमेंट पहले वाली गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। हाँ, तो डेवलपमेंट जो है वो तो फिजिकली नज़र आपको आना चाहिए। अब देखना ये देखें, आप अगर इस गवर्नमेंट को देखें पिछले 2-2.5 साल से इनके पास कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो, कोई पॉलिसी इन्होंने की हो। इससे पहले 2.5 साल तो वो हम इसी चीज़ को सुनते रहे, जब हम एहतसाब करेंगे, जो पैसा बाहर पड़ा वो हम लेके आएंगे। अभी तक कितनी चीज़ें आई हैं बाहर से, या कितना पैसा बाहर से आपका आया, उल्टा पैसा बाहर जा रहा है आपका। तो
इस तरह की चीज़ बाहर से लोग भी आपने इंपोर्ट किए, जो बाहर से लोग एक्सपर्ट आपने किए कि ये पाकिस्तान में आके प्लान बनाएंगे, पाकिस्तान की एक सादी तरक्की जो उसको 4 चांद लगा देंगे। और 4 चांद इतने लगे हैं कि इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान के अंदर वो 10% से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि इन्फ्लेशन आती है 7 या 8% है, लेकिन उसको देखें वो 7-8% जो रियलिटी के साथ मैच कर रहा है। तो ये होना चाहिए कि आपका जो स्टेटमेंट है या आपकी जो अचीवमेंट है उसको जो ग्राउंड रियलिटी उसके साथ मैच भी करना चाहिए। सही। अच्छा, इस वक्त जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इकॉनमी क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान में, जो बहुत बड़ा इकॉनमी क्राइसिस है, हम अपनी जीडीपी को जहां लेकर जा थी वहाँ नहीं रोक सके, उसको नहीं मैनेज कर सके, हम नीचे आए हैं। इस वक्त जब कोरोना भी है और 2019-20 फिर अब ये 21 में अभी भी आपको नहीं पता कि आगे हालात कैसे होंगे। सो व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट इज़ योर सजेशन कि आप इस इन्फ्लेशन को या इस जीडीपी को बेहतर करने के लिए क्या काम हंगामी बुनियादों पर करने चाहिए? वो देखें, अगर आपको याद हो मेरा पहला प्रोग्राम जो आपका था उसके अंदर हमने कास्ट एफिशिएंसी की बात की जी, थी। एग्जैक्टली। तो कास्ट एफिशिएंसी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपकी होनी चाहिए, आपकी इंडस्ट्री के अंदर होनी चाहिए। तो वो जब तक आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्लाइन करने के लिए रिसर्च जो एंड डेवलपमेंट जो आपके एक्सपेंसेस है या उस एक्टिविटी का तवज्जो नहीं देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इन्फ्लेशन जैसा जो बहुत बड़ा दुश्मन है इस गवर्नमेंट का, उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। आप देखें ना कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी डेफिशिएंसी का शिकार है। आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी मुझे बता दें पाकिस्तान में है पिछले कुछ 40 साल जिसके अंदर बनाई हुई है, इवन के बिल्कुल जो PIDC कराची के अंदर है वो मेरे हमें इनफेक्टिव हुआ, कोई काम उससे नहीं लिया जा रहा। तो जब इस तरह से बड़े बड़े इदारे उनको आप खड़े कर देंगे, उसके बाद उनको बिल्कुल आप लॉक कर देंगे, तो फिर यही सिचुएशन होगी। और आप कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है गंदम हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, टमाटर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम जो चीनी, मतलब उसके ऊपर आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम और जो हमारी कमोडिटीज़ वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि बहुत बड़ी कल्टीवेशन लैंड है हमारी, उसके बाद भी हम गंदम और चीनी ये सारी चीज़ें, शायद हमें अगर हम इसको बेहतर तरीके से करते तो हम उन लोगों में शुमार होता जो दुनिया को दे रहे होते ये सारी चीज़ें। ये आपका वही मुल्क है जो पूरी एशिया को खिलाता था। ये कुछ ज़्यादा दूर बात नहीं है, 90s में आ जाए, 2000 के मतलब अर्ली में आप आ जाएं, आपको चीज़ें नजर आ जाएंगी। तो ऐसा अब क्या कर दिया हमने कि जो हमारी सारी चीज़ें जो डेफिशिएंसी, तो वही जो विल पावर, वो अक्सर मैं बात करता हूँ कि शायद हम जो हैं वो आते हैं गवर्नमेंट के अंदर कि एक तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा इसलिए कि मुझे मिनिस्टर बनना है, दूसरा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं इसलिए वो गवर्नमेंट में बैठा हूँ कि मुझे 5 साल पूरे करने हैं। तो वो 5 साल पूरे करें, हम आपको कब करें ना पूरे करें, लेकिन वो जो आपके एजेंडा जो आपने आवाम को दिखाया था, ये मंसूबे जो थे जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन दी थी लोगों को, तो वो भी कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% पूरा होना, उसका कम 50% पूरा कर दें तो लोग इसी में खुश हो जाएंगे। नहीं तो फिर वो पॉपुलर स्टेटमेंट्स थे ना, जो वो पॉपुलर थे, लोगों ने और वो पॉपुलर हुए, तभी आप आज यहाँ आकर माशाल्लाह से बैठे हुए भी हैं। और अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त दे उसको सलाम करना चाहिए। लेकिन द पॉइंट इज़ कि सच बात यह है कि इस वक्त आवाम बड़ी परेशान है, लोग बहुत परेशान हैं। जो मैंने ये जुमला बड़ी बात का बहुत बार कहा है, लेकिन आप इसकी तकलीफ़ को समझिएगा कि जो देने वाले हाथ थे वो आज लेने वालों में शामिल हो गए हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही, तो मैं बाय रोड इस दफ़ा कराची आया हूँ। तो मैं जो ही आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरांवाला से आया हूँ। आप गुजरांवाला जी से आए जी। हैं? तो आप जामशोर से नीचे आप उतरे तो यकीन करें, मैं वो दोस्त से कल बात करते गया, मेरा दिल करता मैं गाड़ी खड़ी करके रोऊँ। लोगों के जो हालात थे ना, मतलब कि मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से स्कूलों के अंदर जो ना मोशी बंधे हुए देखे हैं, जानवर बंधे हुए, तो वहाँ स्कूलों के अंदर तो बच्चे पढ़ते हैं, जानवरों का तो कोई काम नहीं होता। तो ये जब इस तरह के आप समझें कि सोए रहेंगे तो फिर सिचुएशन बद से बदतर होती जाएगी। हाँ, तब्दीली ये ज़रूर आई है कि लोग पहले से ज़्यादा चीखने लग गए हैं। अब चीखने लगे? हाँ, चीखने लग गए हैं। तो ये तब्दीली ज़रूर आई है। हाँ, एक तब्दीली ये बहुत बड़ी तब्दीली थी कि जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे उसमें एक बहुत बड़ी तादाद यंगस्टर की थी जो निकली, जिसने वोट दिया, जिसने एक बाशऊर शहरी होने का, सिटीज़न होने का जो है वो सबूत पेश किया। अब जब उसने अपने अंदर ये वो तब्दीली लेकर आया तो फिर वो सवाल करने का तो पूरा हक रखता है ना कि मैं आया था, मैं आपके लिए आया था, मैं लाइन में भी लगा, इतना खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, नाउ व्हाट, मैंने क्या नहीं, उसमें अब देखें यूथ मेरे ख्याल में अभी भी क्वेश्चन नहीं पूछ रही। ये जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चीख रहे हैं, ये मिडिल एज के लोग जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर, या वालदैन जो हैं, अब ये करें, या वो बंदा जिसके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है तो वो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। यूथ तो शायद अभी भी कुछ पोर्शन जो वो ये कह रहा है कि जी मुल्क को ठीक होने में अभी टाइम लगेगा, तो अगले 5 साल भी उनको दे दें। मैं मानता हूँ कि मुल्क को ठीक होने में टाइम लगेगा। मेरा क्वेश्चन ये है, जो पिछले 2.5 साल में हमने मुल्क दिया, उस वक्त उसमें कौन सी आप तब्दीली लेके आए वो मुझे बता दें आप। अच्छा, तो मतलब ये मुझे एक बात बताएं, ऑफ द रिकॉर्ड बात है ये जो बात की जाती है कि जी अभी हम सीख रहे हैं या हमारा कोई तजर्बा नहीं है,
तो क्या इस फिर पहले सीख लेते कहीं से जाकर, इंस्टीट्यूट नहीं है कोई इस तरह से जो ये सिखा बात सके आपकी कि हाउ टू रन द, कि आपने मतलब एक डिसीजन जो है वो आपकी कंट्री को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, ठीक है, आपको किस डिक्लाइन पर ले आता है, और आप 2.5 साल बाद भी अगर कोई ये स्टेटमेंट दे तो फिर क्या दिल करता है कि बंदा उसको क्या जवाब दे आगे से। पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन आपका ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है सर, इस बात है होने रहे, चल रहे, लोग देख रहे हैं इसको। दिल तो मैं मेरा यही, लेकिन हकीकत यही है कि यही सवाल बनता है इस हम टाइम। ऑफ द रिकॉर्ड मैं वो बात बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़े हमारे वो जय्यद सियासतदान है, तो उनको ये कहा था कि मैं आपको बार बार कहा था टीम बनाएं, बार बार कहा था टीम बनाएं, मेरे ख्याल में आपको नाम का अंदाजा हो जी गया जी, I know होगा। that। तो जब अब ये कहते हैं कि हम पिछले 22-23 साल से हम जंग लड़ रहे थे, जिहाद कर रहे थे, तो उन 22-23 सालों में आपको सीखना चाहिए था कि 22-23 सालों में आपको पता करना चाहिए था कि मुल्क के चैलेंजेस क्या हैं। सॉरी टू से मेरी इस गवर्नमेंट को यही नहीं पता कि मुल्क के मसाइल क्या हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए थी वक्त के साथ साथ। अब आप ये कहें जी वो 2.5 सालों बाद, और आप ये बात शुरू में भी कर सकते थे, अब 2.5 साल क्यों आपने इस चीज़ को आलाप हमें सुनाया कि जी वो हम एहतसाब कर रहे हैं जी, हम बाहर वाला पैसा जो पाकिस्तान के ला के इस्तेमाल करेंगे, वो तो अब शेयर में पूरा मुल्क भेज दिया। अच्छा, लेकिन एहतसाब तो हुआ ना, इससे भी नहीं इनकार कर सकते। नहीं बिल्कुल ठीक है, इनकार अब नहीं वो कर सकते, प्रूव हो लेकिन ना हो ये अदालतों का काम है, बाकी सारी चीज़ें अदालतें भी अपना काम कर रही हैं, इदारे भी अपना काम कर रहे हैं, लोगों की, इवन के जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है उसके भी बहुत सारे लोग हैं, जो ये शुगर स्कैंडल आया था, इसके अलावा अभी जो एक और सेनेटर के वो जो मामलात आए हैं जिसमें सीटें बिकती हैं, अब एक बंदा इतना पैसा देगा तो फिर वो आके कमाएगा भी तो ना, उसका भी तो हक बनता है। यहाँ पे तो फिर हम गलत हो गए ना, हम उसको बोले वो ना कमाए, उसने कमरे भर दिए पैसे रख के अगले को देने के लिए, तो वो फिर क्या करेगा, वो कैसे कवर करेगा। देखिए सर ना, मैं एक आम सा आदमी हूँ और एक आम सा इकोनॉमिस्ट हूँ, जो सीधी बात है, तो मेरा तो जो क्वेश्चन होता है वो आउटकम के ऊपर आकर मेरी बात खत्म होती है कि ठीक है आपने ये सारा कुछ किया, लेकिन इसका आउटकम क्या रहा, आउटकम निकलना चाहिए। लोग जो हैं वो भी तो तब्दीली की जो लोग बात कर रहे हैं वो तो आउटकम की बात कर रहे हैं। लोगों को फर्ज करो अगर रोटी सस्ता वो नहीं मिल रही, लोगों की लिविंग कास्ट जो है वो बढ़ रही है, लोगों का मेडिसिन जो है वो उसके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, या हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ रही है लोगों की, तो वो लोग तो ये कहेंगे इससे जो पिछला दौर था वो इससे ज़्यादा बेहतर था। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, आप सर्वे करके देखिएगा, लोग अब ये कहते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट थी वो इस गवर्नमेंट से बहुत हद तक बेहतर थी। तो उसकी वजह ये कि लोगों को बल्कि अभी मैं पिछले दिनों किसी शादी में बैठा तो वहाँ को बात ग्रोथ की हो रही है, तो मैंने इनसे कहता, मैं कि मुल्क जो है ना पाकिस्तान, ये इन्फ्लेशन सेंसिटिव कंट्री है। दुनिया में कुछ ममालिक होते हैं जिनको ग्रोथ से बड़ा कंसर्न होता है, लेकिन यहाँ भी ग्रोथ से भी कंसर्न में होना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि लोगों की जो है ना एक्सेस टू फूड जो है उसको आसान करें, वो कैसे कर सकते हैं। तो उसमें आप एक ज़री मुल्क हैं तो आपको ज़राअत का शोबा कम से कम उसको तो पूरी तवज्जो देनी चाहिए। और ये वही शोबा है जो पहले यही एग्रीकल्चर था, इसकी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो आपको कब सीखेंगे, अब कब सीखना शुरू करेंगे आप। और आप ये देखें कि वो ममालिक जो हमारे बाद शायद बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, आज आप उनको देखें वो अपने पैरों पे खड़े हैं, वहाँ की अवाम ने भी हुकूमतों का साथ दिया, उन्होंने भी बड़ा जो है वो कहना चाहिए कंपोज्ड होके डिसीजंस लिए और वो आगे बढ़े। यहाँ ये मिजाज ही नहीं लगता, जब हुकूमत का नहीं लगता तो फिर वो रियाया भी उसी तरह से आपको रिएक्ट करती हुई नजर आती है। हाँ जी बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है ना, वो हमेशा ट्रिकल डाउन चीज़ें होती हैं ना, जब ऊपर आपका एटीट्यूड इस तरह का। आप देखें मैं रात ये बात एक बैठ के सोच रहा था कि बदतमीज़ी जो है वो ज़्यादा नहीं आ गई माशरे के अंदर, बहुत ज़्यादा, वेरी मतलब कि शायद मैं समझता हूँ कुछ लोग तो ये समझते हैं कि मैं इस तरह से बोलूँगा तो मैं ज़्यादा प्रोमिनेंट लोगों में नज़र आऊँगा, तो शायद इससे जो है ना मेरी पोजीशन जो है वो बच जाए। हालांकि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं हमेशा उनको पढ़ी लिखी बात करनी चाहिए और उनके अल्फाज, उनको ज़ुबान, उससे शाइस्तगी जो है वो नज़र आनी चाहिए। तो आप जो हमारे जो लीडर्स हैं वो जनाब एक दूसरे को इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर नीचे भी तो चीज़ें वही होंगी ना। तो ये एक बहुत बड़ा जो कह लें कि मुल्क जो है ट्रामा से गुजर रहा है, हमें जो बिहेवियर इशूज़ हैं उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। इकनॉमिक इशूज़ तो ठीक है, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हल हो ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले जब तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको ओन नहीं करूँगा तो मैं नहीं समझता कि हम इकनॉमिक इशूज़ भी हल कर पाएंगे। बिल्कुल। और जहाँ तक बात रही कि आपने किसी को जो है बेनकाब करना है या किसी पर आपको पता है कि आप एलिगेशन लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब तक आई थिंक ये सारी चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए थी। उसमें जो भी डिसीजन या जो भी बातों का जिक्र किया
गया, जिनमें बहुत सारे घरों का जिक्र था, जिसमें लोगों को नौकरियां देने का जिक्र था। एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस वक्त घरों में बैठे हैं, जिनके पास काम था वो काम ख़त्म हो गया। ये जो कोरोना वाला पैच आया, जो पूरी दुनिया ने जिससे जो है वो सबक भी सीखा और लोग वापस अगेन उन चीज़ों को कोप अप करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में हम इन चीज़ों को पॉजिटिवली यूटिलाइज नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। आप जैसे बात कर रहे हैं, घरों की बात कर रहे हैं, आपने वादा किया था लोगों से हम सस्ते घर बना के देंगे, वो कहाँ है वो वादा आपका, कहाँ है वो घर? उसके बाद आपने कहा जी जब हम आएंगे तो हम 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। ये जब से गवर्नमेंट आई है 2 करोड़ 16 लाख लोग जो बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है जी। अब ये है कि अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो तकरीबन 15 से 25% जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, मैं ग्लोबल की बात कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात पाकिस्तान के अंदर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 15 से 25% बढ़ गया है। इसी तरह पाकिस्तान में जाहिर सी बात है, जो कि हम ग्लोबल विलेज हैं, दुनिया पूरी बन चुकी है, तो हम दुनिया के साथ लिंक हैं, तो उसके ऊपर जो इफेक्ट्स हैं हमारे ऊपर भी आने, हम बिल्कुल इसका अच्छे तरीके से कह लें कि मैनेज उसको कर सकते हैं। आपके सामने चाइना ने किया है ना, पूरी दुनिया जो उसका जीडीपी सुकड़ा है, उसने जीडीपी अपना जो उसको एक्सपेंड किया है। तो वो बेसिकली बात ये है कि आपको डोमेस्टिक डिमांड जो है वो आपको डोमेस्टिकली जो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको पूरा करके तो आपको बिल्कुल। जो बार बार रिसोर्सेज की बात हो रही है ना, हम तो इतना हमारी लैंड इतनी रिच है, आप देखिए उन्होंने सहराओं में गुलशन खिला दिए हैं। ठीक है, हर चीज़ आर्टिफिशियल है। कितनी दूर की बात करते हैं, यही मिसाल देते हैं ना, हम 1.5-2 घंटे की ड्राइव करें, आप वहाँ उतरे, एक अनपढ़ शख्स भी बड़ा लाइन में लगा हुआ होता है, क्योंकि उसको यहाँ से प्रोग्रामिंग होती है कि मुझे यहाँ से किक आउट करेंगे, मुझे वीज़ा लगाएंगे, आउट करेंगे। बिकॉज इतनी नेशनैलिटीज, दुनिया की कौन सी नेशनैलिटी है जो वहाँ लैंड नहीं करती है? आपको किस रंग नस्ल का शख्स नहीं नजर आएगा, लेकिन क्या वो लोग उनको सिखाते हैं? एयरपोर्ट पे नहीं सिखाते। उनको ये पता है कि हमने सीख के वहाँ जाना है, वरना हमें वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये उन्होंने अपना एक स्टाइल कैरी किया है और ये उन्होंने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। लोग कहते थे कि वो तो नक्शे पर ही नहीं है, आज वो ऐसे चमकते हैं कि पूरी दुनिया चाहती है कि बस अगर हमने कहीं जाना है तो हमने वहीं जाना है। और वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनकी तारीख आप उठा के देख लें, कोई आपको बहुत आलिम फाजिल लोग वहाँ से पढ़े हुए नहीं नजर आएंगे, लेकिन उन्होंने चीज़ों को यूज़ किया। कहीं पैसा यूज़ होता है, कहीं अकल यूज़ होती है, हमारे पास तो दोनों चीज़ें मौजूद थी। देखें, उसमें दुनिया जो हमेशा आपको अपने काम से जो आप काम करते हैं उससे पहचानती है। दुनिया आपको इस चीज़ से नहीं जानती कि आप हैंडसम हैं, दुनिया आपको इस चीज़ से नहीं जानती कि आप यंग प्राइम मिनिस्टर हैं, दुनिया आपको इस चीज़ से नहीं जानती कि आप रियासत मदीना के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप काम करेंगे, दुनिया जो आपको कह लें कि बुलाएगी, इनवाइट भी करेगी, सारा कुछ करेगी। जहाँ तक रिसोर्सेज की बात अभी आप कर रहे थे, मुझे याद है कि मैं 2008 में मेरा पहला इंटरनेशनल सेमिनार था यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया में, CPDS में उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे था, तो मुझे एक UNO के डॉक्टर साहब थे, वो मतलब मुझे मिल गए ना, तो वो वैसे बैठे हुए तो बातचीत हमारी शुरू हो गई। मुझे कहते क्या करते हैं, मैं कहा जी मैं रिसर्चर हूँ, तभी MPhil का स्टूडेंट हूँ। तो वो उसने बड़ी 2-3 बातें मुझसे बैठे बैठे की पूरी इकानमी उसने मेरी खंगाल के रख दी। अच्छा। कहता है यार मैं पिछले 15 साल से यहाँ पे हूँ, एंड योर कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, डू समथिंग विद योर पॉलिटिकल सिचुएशन। ओह अच्छा। अब इस चीज़ से आप अंदाजा कर लें कि एक बंदा जो पिछले 15-20 साल से पास में, उसको एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो समझ आ गया है, और हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमें अपने मिसाइल की समझ नहीं आ रही। ट्रू। और आप यहाँ देखें, हर शख्स स्किल्ड है ना, औरत देख लें, आप मर्द देख लें, हम तो चलो शहरों में रहते हैं, अगर आप देही इलाकों में, गांव में चले जाएं, वहाँ पर वो जो औरत है, कौन सा ऐसा काम है जो वो नहीं कर सकती? खेती बाड़ी से लेके मवेशी को संभालना, अपने घर में खाना बनाना, इट्स ऑल्सो अ स्किल, यू नो, ये स्किल है, बहुत बड़ा स्किल है। लेकिन हमने एक और भी बड़ी चीज़ की, तालीम पर हमने फोकस नहीं किया। ठीक है, हमने हर बच्चा A ग्रेड स्टूडेंट नहीं बनाया, हमने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी ख़त्म कर दिए ना उनके लिए, हमने उनको ना सर्टिफाइड किया कि चलो, क्योंकि सर्टिफिकेशन होती है तो दुनिया में जाकर या दूसरी जगह जाकर आपको एटलीस्ट एक मौका मिल जाता है कि आपके पास एक पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है दैट यू आर सर्टिफाइड। हमने वो भी नहीं अपने बच्चों के लिए किया, तो फिर हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, तो हमें शर्मिंदा होना चाहिए ना, हम वो भी नहीं होता। हम आगे से आर्ग्यूमेंट कर, मुझे ब्रेक लेना है। अच्छा ओके जी, आप क्या कह रहे हैं? अब मैं बात ये कर रहा था कि आप शर्मिंदगी वाली बात कर रहे हैं। मैं अभी रात में एक शादी में थे, अभी आपको पता मेट्रो का मनसूबा जो कराची में साल हो गया कंप्लीट हुआ है,
तो वो ये चला नहीं रहे। अब सिंध गवर्नमेंट का ये वफाक का काम है, वफाक कहता है ये सिंध गवर्नमेंट का काम है। तो बात करने का मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और यही सिचुएशन लाहौर में भी थी। वो लाहौर में जो ऑरेंज ट्रेन जो है उसको पिछले 2 साल तो पहले बताते रहे बड़ा कॉस्टली मनसूबा है, बड़ा महंगा है, गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने चलाया, अब चलाने में भी फेल हो गए। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि शायद जो प्रोजेक्ट्स पिछली गवर्नमेंट्स ने बनाए थे या पिछली गवर्नमेंट जो लॉन्च करके चली गई थी, उसको हमने बजाय कि इफेक्टिव बनाने की, उनको हमने फेल करने में ज़्यादा टाइम लगाया है जी, बिल्कुल। ताकि हम ये शो कर सकें कि हम जो हैं वो ज़्यादा विजन रखते हैं या हमारी नज़र ज़्यादा तेज़ है। तो पिछली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने आपके रिसोर्सेज ज़ाया किए। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ठीक है, उन गवर्नमेंट से भी काम नहीं किया, वो बहुत अच्छा काम कर सकते थे लेकिन नहीं किया। लेकिन जो किया है उन्होंने कम से कम वो तो अब चला के दिखा दें। शख्सियत परस्त हो गए हम, जी, जी। कुछ ज़्यादा ही ना। हम ये नहीं सोचते कि आई एम सॉरी टू से कि कितना बड़ा मकाम मिल जाता है ना ऐसे लोगों को, कि आपको एक कौम की जो है वो किस्मत बदलने का मौका मिलता है। तो आई थिंक ऐसे लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा नेचर से और हकीकत से करीब होना चाहिए। ये नफ़रत है, ये साजिश है, किसी की लेग पुलिंग है, ये सब चीज़ें शायद इंसान के अंदर मौजूद है। लेकिन मुझे लगता है ऐसे लोग तो बड़े कदावर होंगे जिनको अल्लाह ताला इतने लोगों में से चुन के और ऐसे मनसब पर बिठा देता है। लेकिन फिर जब आप उनकी ऐसी बातें सुनते हैं और उनके ऐसे काम देखते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ये फ़कीरी और ये बुजुर्गी, ये फिर ऐसे लोगों के बस के काम नहीं नजर। मैं इसमें थोड़ी सी अपनी एग्जांपल दूंगा। मैं जब स्टूडेंट था रिसर्च का, अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर में आई वाज डूइंग माय एमएस, तो उस वक्त मुझे बड़ी परेशानियां हुई रिसर्च सीखने में और जो हमारे स्टैटिस्टिकल टूल हैं वो सीखने में। लेकिन मैंने उस वक्त एक वादा किया कि जब अल्लाह ताला की मैं ये चीज़ें सीखूंगा करूंगा, अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इस पोजीशन पे लेके आएगी, तो फिर मैं वो रुकावटें जो है ना जो बल्कि मेरे बाद ये जनरेशन आएगी वो मैं दूर करूंगा। और अल्लाह सच्चा जानता है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा कि आज डेली मेरे पास ईमेल्स आती हैं और मैं डेली ईमेल्स का रिप्लाई करता हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे सीवी के ऊपर 600 पब्लिकेशंस हैं या मैं पाकिस्तान की 74 साल हिस्ट्री का हाईली साइटेड प्रोफेसर हूँ, तो मुझे वो सरिया जो ना वो यहाँ पे लगा लेना चाहिए। आज भी यूथ मुझसे मिलती है, बच्चे मुझसे मिलते हैं, तो मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये इतना कुछ अब कैसे मैनेज कर लेते हैं कि जो ही हम आपको ईमेल भेजते हैं, ठीक 5 मिनट आपके ईमेल का रिप्लाई आया था, हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपको अल्लाह ने दिया है फिर आप उसको दूसरों तक भी जो है फ्लोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं। और आज जिस तरह से अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है वो काफ़ी परेशान कुन है, लोग बड़े परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं। हर शख्स की ज़िंदगी के जो हैं वो मसाइल बड़े मुख्तलिफ हैं। लेकिन अब मैंने और आपने करना क्या है, पहले तो हमने ये सोचना है कि हमने एक बजटिंग करनी है, ठीक है। ये हम नहीं करते, सही है। जो आया पैसे इधर से आए उधर से आए हमने खर्च कर दिए। बिल्कुल खर्च करें, आपका हक है, आपने कमाया है, आप नहीं खर्च करेंगे तो कौन खर्च करेगा। लेकिन वो चीज़ जो मैं करती हूँ, जो बहुत सारे लोग करते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ है सेविंग। मैं भी नहीं करती थी पहले, बस ऐसा लगता था कि हाथों में जो है ना वो कुछ सुराख हुआ है, पैसे निकल जाते, इसमें से कुछ नहीं रहता। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपके दोस्त या आप जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आप उनको कॉल करोगे और आप उनको बोलोगे यार ये मसला हो गया, ज़रा कुछ पैसे भिजवा दो। वो भी मुश्किल में आ सकते हैं ना, उनके पास भी जो है शायद मे बी उस टाइम पर आपको देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ना मौजूद हो। तो फिर होता क्या है कि लोग जो है वो आपकी दोस्तियां और आपकी रिश्तेदारियां और आपके जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सेविंग ज़रूर करें, और सेविंग करने के बाद थोड़ी सी अपनी लाइफ को जो है वो ईजी बनाएं, रिलैक्स करें। ये तो एक वो बात थी जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों को बताई। अच्छा जी, अभी जो कुछ देर में इंशाल्लाह हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे। जिस तरह मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में भी जिक्र कर रही थी कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स पिछले दिनों में किए हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से, जिसमें हमने बे औलादी के मसले को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। वजह उसकी ये थी कि एक बड़ा रेशो हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों का है जो औलाद ना होने की वजह से
डिप्रेशन का शिकार हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना छोड़ दिया है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो इस तरह की ख्वाहिशों का ज़िक्र करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो इस हवाले से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हमने सोचा कि क्यों ना उन लोगों को जमा किया जाए, उनसे बात की जाए और उनको स्क्रीन के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाया जा सके कि वो कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घरों में, आपके गुलशन में जो है वो फूल खिल सकें। तो ये बड़ी पॉजिटिव जो है इंटेंशन के साथ हम इस तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आते हैं और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। वहीं एक बड़ा कॉमन मसला है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इस पे भी बहुत शोज़ हुए। मैंने क्या, हर टीवी चैनल ने, हर मॉर्निंग शो में इस चीज़ का जिक्र होता है कि जी वज़न बहुत ज़्यादा है, मोटे हो गए हैं हम और हमें वज़न कम करना है। इसके अलावा इसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सरसाइज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज करें। लोग कहते हैं जिम जाना बड़ा मुश्किल काम है, मत जाइए जिम। आप एक्सरसाइज करने के लिए, आप अगर जिम नहीं जा सकते तो आप वॉक तो कर सकते हैं, आप जॉगिंग तो कर सकते हैं। जहां हम इतना ख़र्चा करते हैं वहां पर एक जॉगर्स आप ख़रीद लें और बस घर से निकले, थोड़ा सा म्यूज़िक लगाया, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तस्बीह पढ़ते रहते हैं और वो अपनी वॉक करते रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें कि थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को थोड़ा सा सुकून देने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें जब आपस में मिलती हैं ना, तो फिर वो एक बड़ी अच्छी सी बेहतर कंपोज शख्सियत जो है वो सामने आती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुरसलीन साहब। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है आपके? आप मुझे मैडम क्यों कह रहे हैं? आप मुझे सना कहें, आप मेरे बड़े हैं। आप मुझे, मेरी बच्ची हैं, आप मेरी बच्ची हैं मैडम। मेरी दोनों बच्चियां डॉक्टर्स हैं, मैं उनको भी मैडम कह के और छोटी आपा कह के बुलाता हूँ। वो भी मेरा से यही अल्फाज कहती हैं, पापा आप हमें बेटी कहा करें ना। हाँ, मैंने कहा नहीं, आप मुझे अच्छे अल्फाजों से पहचानी जाएंगी बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह, राइट। अच्छा मुरसलीन साहब, ये मुझे बताइए कि अभी तबीयत कैसी है, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, हालात कैसे हैं? सना, तबीयत तो बहुत बेहतर है। दूसरी बेटी की शादी है 5 मार्च को, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। ये कि तबीयत बहुत बेहतर है, जरा मोटापे ने थोड़ा सा तंग किया हुआ है। अच्छा, तो आज का टॉपिक भी उसमें ये भी शामिल है सेगमेंट जी। तो आज आपसे क्यों नहीं और आपके पैनल से फायदा क्यों नहीं उठाएं? बिल्कुल सही बात है। अभी कुछ देर में गेस्ट मौजूद होंगे, वो आपको बताएंगे कि इंशाल्लाह आप, क्योंकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है ना, आप बीमार भी रहते हैं, आप ब्लड प्रेशर का भी मसला है और आपको डायबिटिक और कार्डिक पेशेंट हूँ बेटा। अब ये तो बीमारी उम्र का हिस्सा और ये हालात का तकाजा है, लेकिन फिर भी आप जितनी मेहनत और जितनी कोशिशें करती हैं अपने सामीन को पहुंचाने की, तो हम उससे फायदा ही उठाते हैं। यही वजह है कि हम आपको, आपके स्टाफ को और आपके पैनल को तकलीफ ही देते हैं बेटे। नहीं, बिल्कुल तकलीफ़ की बात नहीं है, हम आते ही आप लोगों के लिए और इंशाल्लाह आज भी कोशिश यही रहेगी कि जो भी आप लोगों के मसाइल हैं मोटापे के हवाले से या बाकी सारी चीज़ों के हवाले से, हम उनको जो है वो डिस्कस कर सकें। अच्छा मुरसलीन साहब, ये बताएं, जो इस वक्त पाकिस्तान में इकॉनमी की सूरत हाल है, आपने एक अरसा ज़िंदगी गुजारी और बड़ी सारी चीज़ों को मैनेज किया। अगर मैं आपसे पूछूँ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए आप 2 मशवरे आपने देने हैं, ठीक है, कीमती राय देनी है अपनी, तो वो क्या होगी आपकी राय? देखिए, मशवरा तो हमसे ज्यादा बहुत बड़े बड़े माशी एनालिसिस्ट हैं, वो मशवरा देते हैं, लेकिन मशवरा मानने और करने वाले इसको निगलेक्ट कर देते हैं बेटा। तो हमारी तो क्या हैसियत या क्या हमारी ताकत है, लेकिन जब तक हमारी सोच और हमारा अमल अच्छा नहीं होगा तो सना हम इसी से खराब हालात में चले जाएंगे। और मैं आई एम ओवर एज, मैं जो है ना 70 के अंदर हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बड़े हालात या ऐसे मामलात या इतनी
माशी बदहली कभी नहीं देखी, अच्छा जो कि मैं आजकल देख रहा हूँ या सब फेस कर रहे हैं बेटा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपने 70 सालों में आपने इस तरह का हाल नहीं देखा जिस तरह से नहीं आज देखा। लोग रोटी के लिए, रोजगार के लिए परेशान हैं। एक दूसरे से जो है वो इस वक्त इंसान बिल्कुल ही जो है वो बदजन हुआ है। ये हमारे माशरे की सूरत हाल हो गई है। बेशक सही कहा आपने। अच्छा, तो मुरसलीन साहब, आपको क्या लगता है कि फिर क्योंकि 70 साल का तजर्बा ये बड़ा कीमती है, ये ऐसे ही तो ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो आप जिस तरह बात कर रहे थे कि लोगों को जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए, लेकिन बेयकीनी भी तो है ना आज अवाम में, इसीलिए शायद हम एक दूसरे को वैसे सपोर्ट भी नहीं कर पाते जैसे शायद हमें करना चाहिए। नहीं, आप सही कह रही हैं। ये तो हर इंसान की फितरी सोच होनी चाहिए जी। कि वो अपने से ज्यादा हालात मुल्क के, शहरियों के और अपने फैमिली के वास्ते जो बेहतर अमल कर सकता ठीक हो, है, बेहतर हालात बना सकता वो उसे हो, करना बेहतर चाहिए। मशवरे राइट। दे सकता हो, उसको फॉलो करना चाहिए डॉक्टर साहिबा। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुरसलीन साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और शो देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्रीति जंटा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? ब्रेकफास्ट कर लिया यार। बस मैं तो, मुझे तो सैटरडे संडे भी नागवार गुजरता है जिस दिन आप नहीं आती। बखुदा मैं हिम्मत करके सुबह उठ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, सना आने वाली है। हाय, हाउ बखुदा स्वीट। सीरियस कह रही हूँ। हाँ, अच्छा, सच कह रही हैं आप? सच सच बता दें मुझे, मेरा दिल तो नहीं रख रही है। कभी बगैर देखे भी लव हो जाता है ना। और आपके कंट्रोल रूम के पता नहीं कौन से लोग, उनके नाम तो नहीं मालूम, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं यार। अच्छा, हाँ, ये बहुत प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। और ये मुझे बताइए शाज़िया जी कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। मेरी भी आए, आपकी भी ज़िंदगी में आए, और बारहा आपने उन चीज़ों का जिक्र भी किया। एक चीज़ होती है जिसे मुस्तकिल मिजाजी कहते हैं ज़िंदगी में, जो बड़ी ख़ास है। डू यू थिंक कि हमारे माशरे में बड़ी कम हो गई है? हम किसी भी चीज़ से बड़ी जल्दी अफेंड हो जाते हैं, और इसी वजह से शायद हमें ये इतना बेहंगम और बिखरा हुआ इस वक्त माशरा और सोच नज़र आ रही है लोगों की। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये फिलहाल की आप बात कर रही हैं या मतलब फिलहाल की बताऊं या पुराने जमाने की? जैसे आप पुराने ज़माने से जब आज के माशरे ज़माने को कंपेयर करती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जानना चाहती हूँ आपका तजर्बा, जब आप खुद काम करती थी और आज आप देखती हैं कि यंग बच्चियां जब बाहर जा रही हैं। यार वो तो बादशाहों की जिंदगी थी। मैं इस जमाने की बात करेंगे ना, एक्चुअली करना भी चाहिए। हाँ। हाल की बात ना, माजी की बात करना बेकार होता है, मेरा ख्याल है। अच्छा। ना बात दरअसल ये है ना कि उतार चढ़ाव और फिलहाल जो हालात है ना, फिलहाल जी। वो सब कुछ पैसों पे डिपेंड होके रह गया है। बस बात सिर्फ ये है ना कि पैसे ही खुशी का सबब होता है। पैसा हमारे गमों को दूर करता है, पैसा हमें माशरे में इज्जत दिलाता है। लेकिन क्या करें सना, लोग, अवामी लोग या उनके हमारे जो लीडरान है, ये जो भी हैं, जैसे भी हैं, आजकल की जो भी हुकूमत है, वो किसी पे इल्जाम देती है, वो इनका इल्जाम देती है, वो इनका इल्जाम देती है। सही। ये तो एक तरफ है, लेकिन जी जी बोलिए। मेरी बात नहीं कि इससे कोई मकसद नहीं होता, उसका पेट भरना चाहिए। पेट उतार चढ़ाव से मतलब ये ना कि पेट भरना चाहिए। हम सब ना महंगाई से बहुत परेशान है और कोई बात नहीं है। सही सही। आप खुद जाती हैं ग्रोसरी करने, सब्जी फ्रूट खुद लेने जाती हैं आप? यार मुझे तो जिंदगी में कभी तजर्बा नहीं था। मुझे काफी शौक हुआ जब मैंने ना अभी कुछ दिन पहले अदरक लहसुन लिया था। तो मैंने कहा सब्जी वाले से मैं क्या बात करूं यार, कितनी गिरी हुई बात लग गई सब्जी वाली से बात करना। लेकिन हर चीज आसमान से बात कर रही है सना। अब ये लोग कहते हैं ठीक हो जाएगा, मतलब दूसरी अगर हुकूमत आएगी तो ठीक हो जाएगा। सना ये अभी ठीक नहीं होगा, इसमें बहुत लंबे टाइम की जरूरत है। क्योंकि हमारी जो माशियात है ना, वो तो डूब चुकी है ना, उसमें एक लंबे टाइम की जरूरत है। उसी में अल्लाह ताला हम लोगों की हिम्मत से बेशक गुजारा करें किसी सूरत से भी, मतलब राइट ऐसा ही है। थैंक यू सो मच शाजिया जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप शो देखते रहिए। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेती हूँ, मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। एंड कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ। हेलो हरिपुर से जी उठा पाकिस्तान। जी उठा पाकिस्तान। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आज सुबह सुबह जब मैं उठा हूँ तो मेरी बेगम ने कहा कि जी आप जरा जल्दी से उठे ना, तो मैं नाश्ता बनाए, जरा दो पराठे और अंडे और ये और वो, और उसमें यकीन माने अभी तक काम कर रहा हूँ और आप शो देख रहा हूँ। सीरियसली आप अपनी बेगम के लिए नाश्ता पराठे बनाने आते हैं आपको? जबरदस्त माशाल्लाह। और इसी हेलो, मैंने आपकी बात को टॉपिक का आपका सुना ना, हाँ तो जी। यकीन माने कि मैंने कहा कि आज लाजमी बात करनी और मैंने पूछना है कि हम तो पराठे खा खा के, निहारियाँ खा खा के, पाए खा खा के इतने मोटे हो गए। और मेरा एक बेटा है ना, अच्छा, 18 साल का, माशाल्लाह। तो वो माशाल्लाह इतना बबलू हो गया ना जी कि अब मुझे डॉक्टरों के पास भागने की जरूरत पड़ गई है। ओहो, तो आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए ना खाने पीने में। कभी कभी पराठे अच्छे लगते हैं, रोज तो सही आप कह रहे हैं। वो क्योंकि उनका वेट ऐसा बढ़ गया, हाँ। तो अच्छा मजे की बात है कि सारे चेक हो रहे हैं, मेरी बीवी भी, मैं भी, और माशाल्लाह मेरी आगे औलाद भी ऐसे ही है कि जो कहते हैं जी कि बस खाते जाए बस। अच्छा, लेकिन अब आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि खाना अच्छी बात है, अच्छा खाना इससे अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात कि जितने खुश मिजाज आप लग रहे हैं, आई होप कि आपकी पूरी फैमिली जो है वो माशाल्लाह से बहुत हैप्पी फैमिली होगी। सो लेकिन सेहत अगर ख़राब हो जाए तो फिर मसले हो जाते हैं ना ज़िंदगी में। हाँ, आई नो, आई एग्री विद यू, बट मसला पता क्या है कि ये जो माशाल्लाह हमारी वाइफ है ना, तो उसको तो बस एक काम पता है कि यार मंजूर अगर घर पे है ना, तो बस हमें अच्छे से अच्छे जबरदस्त रेसिपी बना के हमें बस खिलाता जाए। अच्छा, आपने कहाँ से सीखा खाना पकाना? ये मैं सब अपना जनाब, मेरे जो है ना शोज वगैरह में है, जैसे अपना असद लतीफ़ भाई हैं, हाँ। मैं इनसे बहुत सीखा है माशाल्लाह से। और अच्छा। इतना कि मैं इनकी तमाम रेसिपी जो है ना वो अपना इनको मैं फॉलो करता हूँ और इनकी रेसिपी ट्राई करता हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह से आपकी बेगम बड़ी खुश हैं कि उनके हस्बैंड जो है उनको मज़े मज़े के खाने पका के देते हैं। दैट्स रियली गुड। इतनी खुश है मैं बता नहीं सकता। अच्छा, अभी आपने जो वजन बढ़ गया है, आपने कहा कि आपका भी और आपके बेटे के साथ भी ये मसला है। ही इज़ वेरी यंग माशाल्लाह, 18 इयर्स ओल्ड। तो अभी जो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे आपके मसले के हवाले से भी। आप जी मैं बोलिए। थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बबलू की उम्र 19 साल है। अच्छा, ठीक है, ओके। और 80 प्लस है उसका वेट। ओके, राइट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मंजूर साहब आपकी कॉल का। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हरीपुर से कॉल थी। एंड पाकिस्तान का हर शहर हमारा अपना, और बड़ी खुशी होती है जब आप मुख्तलिफ हिस्सों से कॉल करते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। हाँ जी, मेरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में मैंने ये सुना है कि जी जब ये क्लिनिक करते हैं तो बहुत रश होता है, बहुत लोग आते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं। जब ये पिछली बार आए थे तो ये कह रहे थे मुझे कि मैं एयरपोर्ट से लेकर सी पोर्ट तक अभी भी पैदल जा सकता हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं। और मुझे ये भी पता है कि अभी भी ये 3rd फ्लोर पर शायद सीढ़ियाँ चढ़ के ही आए होंगे, है ना। हाँ, वो सर हिला रहे हैं कि कुछ ऐसा ही है। ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, शायद आप लोगों के लिए भी ये कुछ नामुमकिनात में से होगा कि एयरपोर्ट से लेके सी पोर्ट तक आप इस तरह से पैदल आएँ। सो माशाल्लाह से एक लंबी रिसर्च रही है इनकी ज़िंदगी में। हर्बल नेचुरोपैथ से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर नज़ाका, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मुझे तो लगा था आज आप मुझसे पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन ये क्या हुआ फिर? नहीं तो एट द 11th आवर आपने कहा तो DHS से आने में मुझे टाइम तो लगा। ट्रैफिक का मसला नहीं तो मेरे लिए मसला नहीं। अच्छा, ये बताइए कि हमने आपके बारे में माशाल्लाह से पिछली बार भी जब आप आए थे तो काफ़ी बात हुई थी। एंड यू आर स्टिल वेरी यंग, 95 ईयर्स ओल्ड। 94 ईयर्स। ओह सॉरी, मैंने 1 साल बढ़ा दिया, ठीक है, माय अपॉलॉजीज। ये बताइए कि आपका तरीका इलाज क्या है और आप कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं? वो बीमारी का इलाज करता हूँ जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। वो कौन सी बीमारियां हैं? देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज दुनिया में नहीं है, ठीक है। थैलेसीमिया का इलाज दुनिया में नहीं है,
ऑटो इम्यून डिजीज का इलाज दुनिया में नहीं सही। है जिसको मैं सक्सेस, और ब्लड कैंसर का इलाज जिसका नहीं है वो मैं करता हूँ। आपने ये सब इलाज, ये सारे ट्रीटमेंट्स आपने कहाँ से सीखे? हिंदुस्तान से, आपने इंडिया से। वहाँ से आपने बाकायदा पढ़ा जी हाँ, बाकायदा पढ़ा। उस चीज़ को और फिर आपने अच्छा, अभी ये बताइए कि आप यहाँ कराची में क्लिनिक करते हैं? जी हाँ, कराची में ही हूँ। किस जगह पर आप क्लिनिक करते देखिए, एक तो DHA फेज 5 में है हैं? ओके, और दूसरा नॉर्थ नाजाबाद में। अभी तीसरी ब्रांच रिसेंट मैंने खोला है जिसे सैयद वक़ार मेजी साहब ने उसे इनॉग्रेट किया मेमार में। ओके, राइट। और आपकी टाइमिंग्स क्या हैं? टाइमिंग ये है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मैं होता हूँ। ठीक है, तो ये जिन बीमारियों का आप इलाज करते हैं उनमें इनफर्टिलिटी और मोटापा भी है? जी हाँ, वो तो है। कितने सारे बच्चे जिनको 9-9 10-10 साल हो गया शादी होके, जिनके ये नहीं बन रहे थे, एग नहीं बन रहे थे, ट्यूब्स ब्लॉक हो गए थे, फिलिपिन ट्यूब्स ब्लॉक हो गए थे। अल्लाह ने सबको शिफा दे दी, सबको घर में औलाद दे दी। आप बेटर यू प्लीज़ गो टू, मैं यूट्यूब में जाके देखिए, सबके इंटरव्यूज़ वहाँ पर मौजूद हैं जो अभी तो हम यूट्यूब पे बाद में जाएंगे 11 बजे के बाद, अभी तो हम आपको सुनेंगे। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन सा ट्रीटमेंट है जो आप देते हैं? कोई मेडिसिन देते हैं? जी हाँ, हर्बल मेडिसिन है ओके। जो मैं दवा देता हूँ, जो ब्लॉक हो जाती है ट्यूब्स वो खुल जाती कोई खास आपको रिपोर्ट्स वगैरह दरकार है। होती है? कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ नाखून दिखा दीजिए, इट इज़ क्वाइट इनफ। मैं 1 सेकंड में उनका अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन या पेट स्कैन 1 सेकंड में कर लेता हूँ, जिसकी कोई जरूरत नहीं। सिर्फ इस पर्टिकुलर सिर्फ इस पर्टिकुलर बीमारी में नेल देखते हैं या हर बीमारी हर बीमारी के लिए पता चल जाता है सिटी स्कैन। मैंने तो एक रैलिक्स लगाए थे, नहीं, वो नहीं हो सकता जी। वरना मैं भी अभी अपना डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड करा के आप लोगों को दिखा लेती। मैं क्या कराने की करूं? जरूरत नहीं, फैशन नहीं जाना हमें। सीटी स्कैन, सिटी स्कैन 1 सेकंड में होता है, सेकंड। आप किसी का नाखून देखते हैं? किसी का नहीं, हर पेशेंट का नाखून ही देखता हूँ मैं। सीरियसली? अरे वाह, एवरीबॉडी नोज मी कि मैं नाखून देखता हूँ, मुझे रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर MBBS FRCS they used to come to my clinic। अच्छा, तो जो भी इनके पास जाए ना उसको एक रेलिक्स लगी हो, ना नेल कलर लगाओ, ठीक है, प्लेन आप ना मेहंदी हो, ठीक है, आप अपने साफ सुथरे मैनिक्योर हाथ करा के बिल्कुल साफ नाखूनों के साथ जाएं। कि आपके नेल्स देखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि आपके जिस्म में कौन सी बीमारी बता देंगे। फिर जरूरत नहीं उसको, फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ये तालीम तो, ये तो गैबी इल्म है फिर। ये बिल्कुल आप एग्जैक्टली राइट। अब मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कॉलर भी है, सही, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सदा बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ याया, आपके नाखून कुछ सब साफ सुथरे हैं, आज चेक करवा ले। नहीं, मैं बहुत केयरफुल हूँ नाखून के बारे में, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब मैं तैयारी करके जाऊंगा डॉक्टर साहब के पास। हाँ, जरूर जाइएगा। मैं यकीन करें सना, इतना इंस्पायर्ड हो गया और थोड़े से चंद मिनटों में जब इन्होंने इतनी एज बनाई और इतनी फिटनेस बताई, और सबसे बात है इनके चेहरे पे जो हैप्पीनेस है, इनकी अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की अलामत हमें देख के खुशी हुई है, माशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात, एक तो ये मुझे जरूर बताइएगा नॉर्थ नाजाबाद का क्लिनिक इनका का है, आई विल मीट हिम। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा मसला ये कि मैं बड़े तवील अरसे से शायद सना के प्रोग्राम में बहुत सारे डॉक्टर मैं पूछा, अभी तक मेरा इसका हल नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे एक एलर्जी होती है, एलर्जी इस तरह होती है कि मुझे एक साइनस है। अच्छा, फिर मेरे जिस्म पे कभी कभार ऐसे स्पेशली गर्मी के मौसम में कुछ शाम के बाद कुछ ऐसे दाने टाइप के हो जाते हैं, और वो जो मैं एंटी एलर्जी खाता हूँ तो सुबह तक सही हो जाते हैं, और ये रेगुलर हो रहा है, आज तक सही नहीं हुआ। और वो एंटी एलर्जी मेरे साइनस के लिए भी काम करती है और उसके लिए भी काम करती है। तो मुझे कोई हर्बल ट्रीटमेंट आप बताएं ताकि मैं इसको यूज करूं, ताकि मैं इससे जान छुड़ा सकूं। ठीक है, और आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है, मुझे अपना पता जरूर बताइएगा। जी जरूर, आप बहुत बहुत शुक्रिया। आप कंट्रोल रूम से डॉक्टर साहब का नंबर भी आप ले सकते हैं। नाजिबाद में कहाँ बैठते हैं? एट द बैक ऑफ मैट्रिक बोर्ड ऑफिस। अच्छा, दिल पसंद मिठाई वाले की बिल्कुल बैक पे अल फिरोज आर्केड। अल फिरोज आर्केड पे, ठीक है, तो आप वहाँ पे बाकी डॉक्टर साहब का अभी नंबर भी मेरी क्लिनिक खुली हुई है। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ से सीधा अपनी क्लिनिक पे जाऊँगा। बुध और जुमेरात को मैं नॉर्थ नाजाबाद में बैठता हूँ, इतवार और पीर को मैं DHA में बैठता हूँ, सैटरडे को मैं मेमार में बैठता हूँ। ओके, राइट। अच्छा, इन्होंने कहा इनको एलर्जी का प्रॉब्लम है। किसी का भी हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, मेरे लिए तो मसला नहीं है, दूसरे डॉक्टरों के लिए होगा मसला है। डॉक्टर्स खुद मेरे पास आते हैं इलाज कराने, MBBS FRCS, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी आप इनको सजेस्ट क्या करेंगे, इनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है।
जब डेंगू वायरस आया था हमारे कराची या मुल्क में आया था, ठीक है, तो मैंने उसका फॉर्मुलेशन बता दिया था रात में 2-2:30 बजे रात में। मैं किसी पीरी फकीरी वाला आदमी हूँ, किसी बुजुर्ग के पास जो इंडिया से आए थे, मैं उनके पास रात के 2-2:30 बजे मिलने के लिए गया था। तो वहाँ पर 2 औरत मर्द आए थे कि हमारे बच्चे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इनके प्लेटलेट्स काउंट बिल्कुल गिर गए हैं, अब 2-4 घंटे का मेहमान है। तो मैंने उनको ये पत्ते बता दिया, जाओ जिनके घर में पपीते का झाड़ लगा है उसके घर के दरवाजे को खटका दे के और उनसे ये पत्ता ले लीजिए। तो वो मैंने अब इतना वो आम हो गया कि एक पत्ता 500 और 1000 रुपए का लोग बेचने लगे। तो मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा जिसे लोग तिजारत करें, क्योंकि मैं फी सबिलिल्लाह काम करता हूँ। मैं किसी से कोई पैसा, मेरी देखने की कोई फीस नहीं, मेरी दवा की कोई पैसे नहीं, मैं फी सबिलिल्लाह काम करता हूँ, करता रहूंगा। आप फ्री में दवा कोई देते हैं? पैसा नहीं ना, कोई पैसा नहीं। तीनों क्लिनिक्स? जी तो तीनों आप क्लिनिक। उन क्लिनिक्स का किराया, अपनी दवाएं, ये सब कैसे करते हैं? है कितना अच्छा सवाल किया। जरा 100 रुपया अल्लाह के नाम पे तो देखे, तो उसने तो वादा किया ना कि तू एक दे मैं 10 दूंगा। लेकिन वो देने का भी तो रास्ता होता है मैंने ना। सारी गाड़ियां, सारा घर, अपने पीसीएस के बंगले सब बेच के मैंने इस पे लगा दिया। अल्लाह की मखलूक, देखिए हम दुनिया में रह रहे हैं, सही। यहाँ पर मौत है, यहाँ कब्र है, यहाँ कब्रिस्तान है, ना वहाँ पर मौत है, ना वहाँ कब्र है, ना कब्रिस्तान है। कितने तो बच्चे वहाँ हैं आपके? हैं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे थे, एक बच्चे का, जवान बच्चे का इंतकाल हुआ। ओह, आई एम रियली सॉरी। तो वो भी आपकी तरह सब भी हैं। हिकमत ही कर रहे हैं? बच्चा करता था जिसका इंतकाल होगा, बाकी और कोई बच्चा नहीं करता मेरा। वो अपनी अपनी लाइफ जो है। वही अब अपनी अपनी लाइफ। ओके, जबरदस्त। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मिसाना कैसी हैं आप? मेरा नाम नदीम हुसैन है, बफर जोन से बात कर रहा हूँ। जी कहिए। और जो शख्सियत आपके सामने इस वक्त बैठी हुई है वो समझे कि मेरे लिए मोहसिन है। अच्छा। और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और मेरे लिए ये एहसास की बात है कि मैं इनके साथ कुछ थोड़ा बहुत 0.0001% इनके साथ कुछ काम कर चुका हूँ। ओके। और डॉक्टर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं इनको हमेशा अप्रिशिएट करता रहता हूँ। और डॉक्टर साहब का जो इल्म है ये इस वक्त पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। राइट, माशाल्लाह। और मेरा तो यही। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर निसाका जो मल्टीपल डिजीज़ का इस वक्त इलाज कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन, कोई पैसा नहीं, और जो वो आपको दवा देंगे उसकी भी कोई कीमत नहीं। आप इनसे मिल सकते हैं, कराची में ये मौजूद होते हैं। वो लोग जो कराची में नहीं है, आपको आगे अपने नाखून नहीं दिखा सकते, ठीक है? भेज दीजिए, फिर रिपोर्ट भेज फिर दीजिए। रिपोर्ट भेज दें, ठीक है? तो आप उनको दवा भेज देंगे? बिल्कुल भाई, मैं टीचर से भेज दूंगा जिसका कोई चार्जेस नहीं है, वो भी मैं देता हूँ। वो भी आप देते हैं? देखिए सुनिए, अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो अल्लाह को याद करता है। याद करता है कि नहीं करता? आपको तकलीफ होगी, आप अल्लाह को याद करेंगे ना, और उसके बाद डॉक्टर याद। तो अल्लाह का दर कभी बंद नहीं हो सकता, खुला रहता है। तो मैं अपना टेलीफोन कैसे बंद कर लूं? 24 घंटे में मैं 1 घंटा सोता हूँ। अच्छा। कभी भी आप फोन कर कहते हैं कि भूखे पेट इंसान रह सकता है, सोए बगैर इंसान ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जिंदगी गुजर गई, 1 घंटा सोता हूँ। राइट। सबको बोलता हूँ कभी रात भर कभी भी कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, मोटापे के हवाले से आप बड़ा खास इलाज करते हैं। कॉलर भी थे, उन्होंने भी पूछा मोटापे के हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, सजेस्ट तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो लोग तिजारत बना लेते हैं। आप आ जाइए। नहीं, आप छोड़े ना तिजारत को, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, बताएं आप उनको क्या करना है, इलाज आप बताएं। मेरे पास आ जाइए, 15 दिन में अपना वजन कम कर वो लीजिए। हरिपुर से आपके पास नहीं आ नहीं सकते? तो आप बता दी कितना वेट है, मैं यहाँ से दवा भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, तो वो आप दवा ही खानी है, कोई और चीज आप नहीं बताएंगे? कुछ नहीं, सिर्फ दवा। कोई जड़ी बूटी, कोई घरेलू होगी वो जड़ी नहीं, आप उनको नहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं बताना। आपने वो शेयर नहीं करनी, अपनी रेमेडी शेयर नहीं करनी? बिल्कुल नहीं करना भाई, ये तो तिजारत करते हैं यहाँ के लोग। आप ये तो इल्म तो बांटना चाहिए। इल्म बांटना चाहिए, बिल्कुल सही है, बांटूंगा। मैं आपको भी देने के लिए तैयार हूँ, कसम खा लीजिए कि इसमें 1 पैसा नहीं लूंगी।
और किसी को बताऊंगी नहीं, नहीं। मैं तो वो इल्म वाली, मुझे तो उस चीज की पैथी ही नहीं पता ना जो मैं आपसे कहूँ कि मैं आप मुझे वो सिखा इल्म दूं, दें। मैं सिखा दूं, ठीक है, सिखा सही है। दूं। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन है हमारे? हाँ जी, कौन है? कहिए खालिद मुल्तान से बोल रहा हूँ जी। जी खालिद साहब, कहिए। ये डॉक्टर साहब की फिजिक देख के मैं खुद को ना बहुत खुशी दे रहा हूँ कि मेरी एज है 54। अच्छा, और डॉक्टर साहब की है 94। 94, यस। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब इतने फिट हैं कि जिसकी याद नहीं है। चलो ये माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की देन है और डॉक्टर साहब की अपनी मेहनत भी है इसमें। दूसरी बात यह कि मैं डॉक्टर साहब से ना अपनी कुछ बीमारी हैं 2-3 वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक तो मेरा यूरिक एसिड जो है ना वो नॉर्मल नहीं हो रहा, ओके, वो कि मैं परहेज भी करता हूँ उसके बावजूद भी, और वेट मेरा जो है ना वो 94 पे जा रहा है। ओके, ठीक एज है, मेरी है 54। राइट। हम और जो हाँ जी, यूरिक एसिड की वजह से ना घुटनों में और जोड़ों में तकलीफ पेन रहता है। ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा, कंट्रोल रूम से आप नंबर भी ले लीजिए डॉक्टर साहब का, बाकी मैं ऑन एयर इनसे पूछ लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब। बस ये है कि आप उनको कहें कि अपना पता भेज दीजिए और अपना डिटेल्स लिख के, जिसमें भी लिखना चाहो, किसी भी लैंग्वेज में लिखना चाहो, लिख के भेज दीजिए। मैं उनको यहाँ से दवा रवाना कर और दूँगा। आपने ये कहा है कि कोई आए और ख्वाहिश करे कि आपका इल्म मुझे चाहिए, तो बिल्कुल आप दूंगा। उसको शेयर करेंगे। बिल्कुल ओके, शेयर नहीं, राइट, सिखाऊंगा, शेयर सिखाएंगे, करना मतलब राइट। तो आप डॉक्टर साहब से ये चीजें जानने के लिए भी मिल सकते हैं। एक ब्रेक, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड वी हैव विद अस डॉक्टर निसाका, जो मल्टीपल डिजीज़ का इलाज करते हैं। एंड कहते हैं कि बकौल इनके कि वो ट्रीटमेंट्स जिनका इलाज भी मुमकिन नहीं, थैलेसीमिया जैसे मर्ज़, उसका ये इलाज करते हैं। एंड नो कंसल्टेशन फ़ीस, नो मेडिसिन फ़ी। ठीक है, आप पाकिस्तान में कहीं पर भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए, ये आपको मेडिसिन थ्रू कोरियर आप तक पहुंचा देंगे। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही। ओके, अगर मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कॉलर्स ऐसे रहे और मुसलसल कॉल्स इस हवाले से आ भी रही हैं कि एक यूनिफॉर्म लाइफस्टाइल जो आपको हेल्दी रखे, जिस तरह से हम माशाल्लाह से एक चमकती रोशन मिसाल हैं आप, तो एक इंसान को क्या ज़िंदगी का पैटर्न रखना चाहिए कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, माशाल्लाह से, और 94, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल सही रखें और राइट वे पे सोचें, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अपने खाने को बहुत अच्छा रखें। वो नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी आप समझिए सब्जियां जितनी खाएंगे, फ्रूट जितने खाएंगे, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, और फास्ट फूड, ख़ास तौर पे वो बच्चे और बच्चियां जिनको एच पैलोरी हो रही है और बहुत सारी मुख्तलिफ फिस्तुला हो रहा है और बहुत मुख्तलिफ पेट की बीमारियां हो रही है, ब्लड कैंसर हो रहा है इससे, मगर वो फास्ट फूड खाना, खुदा के वास्ते सही। उन जवान जनरेशन को मैं बोलना चाहता हूँ कि फास्ट फूड खाना छोड़ दें, बारबेक्यू खाना छोड़ दें। राइट, सो ये बड़ी ख़ास सजेशन है और ये आपने ज़रूर इस पर अमल भी करना है। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? सरफराज से बात कर रहा हूँ। जी कहिए सरफराज। मेरा बेटा है, उसका नाम है उस्मान सरफराज। ओके, उसकी उम्र है 28 साल। जी, उसको मसल्स प्रॉब्लम है, वो उसके जो ना पट्टे सारे खिंच गए थे। अच्छा, एक टाइम बिल्कुल मफलूज हो गया था, ओह, यानी कि सारा उसका हिलता था, हाथ कांपते थे। अभी जो ना उसको सारा उसका ठीक है, हाथ ठीक है, तो अभी उसको चलने में जो है ना वो प्रॉब्लम है, चल नहीं सकता सही तरीके से, पट्टे जो है उसके ना मसल जो है खिंचे हुए हैं। ठीक है, राइट राइट। जी जी तो अब आप सियालकोट में हैं। जी जी। मैं डॉक्टर साहब से बात करती हूँ। डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? जी हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है इनको। ठीक है, बहुत और शुक्रिया सरफराज साहब, आप ऑन एयर सुनिए, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। जी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इतना बड़ा मसला नहीं है। आप उनकी नहीं आ सकते तो मत, आप सिर्फ पता भेज दीजिए, मैं यहाँ से दवा भेज दूँगा और इंशाल्लाह ये विद इन
विद इन अ मंथ ये अपनी ज़िंदगी सही से चलने लगेंगी। अच्छा, ओके, इंशाल्लाह। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सा लाउड बोलिए, कहिए। जी, मुझे ना डॉक्टर साहब से बात करनी थी बाजी। जी जी, वो सुन रहे हैं आपको, आप बताइए सवाल अपना। मेरे ना सांस की प्रॉब्लम है मुझे 11 साल से। अच्छा, सांस का मसला है आपको, क्या मसला है? मतलब सांस फूलती है, एलर्जी है, क्या इशू है? एलर्जी भी है और ना सांस जैसे मैं ज्यादा चल नहीं पाती हूँ, ज्यादा खड़ी नहीं हो पाती हूँ। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? मेरी बेटी हुई थी जब से मेरे को सांस हुआ है, जब से अभी तक सही नहीं हुआ। अच्छा, ओके ओके। आप कराची से कॉल करिए शहरबानो। जी। कराची में कहाँ रहती हैं आप? मैं सरजानी, न्यू कराची है ना? कहाँ पे? न्यू कराची। न्यू कराची। अच्छा, ओके ओके। तो आई थिंक यहाँ जहाँ नॉर्थ में ये क्लिनिक करते हैं डॉक्टर साहब, वो आपको थोड़ा करीब पड़ेगा, तो आप वहाँ पे डॉक्टर साहब से जाकर मिल भी लीजिए एंड इट्स मोर बेटर। एक और कॉलर है, नंबर आप कंट्रोल रूम से ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा जी डॉक्टर साहब। तो ये सांस का इतना बड़ा मसला नहीं, क्योंकि जो कराची के करीब रहता है इन लोग का सांस का प्रॉब्लम होता है, समुंदर की क्लाइमेट की वजह से होता है। अगर वो 6 साल 7 साल है तो अगर वो 11 12 13 साल की हो गई हैं तो वो कुदरती तौर पे ख़त्म हो जाए। अगर 13-14 साल क्रॉस कर गई, अगर उसका सांस का मर सही नहीं हुआ तो फिर उसका ट्रीटमेंट है। अच्छा, कोरोना का भी ट्रीटमेंट किया आपने? कोरोना का तो बहुत ट्रीटमेंट किया और अभी भी मैं बांट ही रहा हूँ, रोज़ कोरोना की दवा दे रहा हूँ। और अल्लाह का एहसान है कि जो वेंटिलेटर पे जा रहे थे वो वहाँ से वापस आ गए। 450-500 पेशेंट अभी तक सही हो चुके हैं। उसके लिए भी आप दवा देते हैं? हाँ, मैं दवा देता हूँ। तो उससे कोरोना जो है वो नेगेटिव हो जाता है? आप अगर है किसी को तीसरे चौथे दिन उसको टेस्ट करा लीजिए। बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे MNA, बहुत सारे ये जिन्होंने मुझसे लिया, और मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा। बहरहाल अल्लाह ने सबों को सही कर दिया, अल्लाह ने किया, मैंने नहीं कर सकता। अच्छा, थैलेसीमिया का जो मसला है ये बड़ा गंभीर है, क्योंकि इसमें बार बार आपको ब्लड जो है चढ़ाना पड़ता है। यू आर एग्जैक्टली राइट कि अरे इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती जिसको थैलेसीमिया हो जाता है। ये जेनेटिक्स है, जो यानी माइनर जब मिलता है तो वो एक मेजर बन जाता है थैलेसीमिया। इसका इलाज बहुत आसान है, अगर ये ले लिया तो उसको फिर दोबारा ब्लड चढ़ता नहीं है। तो फिर जितने थैलेसीमिया सेंटर्स हैं उनको आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। आते बिल्कुल आ रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। राइट, आप मेरे यूट्यूब में जाके देख लीजिए जो बच्चे सही हुए हैं। माशाल्लाह। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहब का नाम क्या है? डॉक्टर नसाका। डॉक्टर नसाका। डॉक्टर नसाका। NASAKA। असाका। नसाका। नसाका जी। अच्छा डॉक्टर साहब, तो मुझे 2 चीजें पूछनी है। जी। एक तो यह है कि मेरा पेट के वजन बहुत बढ़ रहा है। ओके। और दूसरा यह है कि मैंने ऑपरेशन कराया हुआ है पेशाब का, लेकिन फिर भी पेशाब रात को निकल जाता है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? कराची से हैं आप? लाइन ड्रॉप होगी। आप डॉक्टर साहब का नंबर लेकर आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं या आप अपनी मेडिसिन मंगवा सकते हैं। एक और कॉलर, हेलो हेलो। अच्छा जी डॉक्टर साहब। तो ये देखिए, ये मैं समझता हूँ इनको प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं या इनको यूरिनल ब्लैडर का मसला है जो बार बार वो हो जाता है। देखिए साहब, हमारी एक बॉडी खुद एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, ये आज आपको बता दूँ, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है और बड़े से बड़ा सर्जन इसमें मौजूद है, बड़ा से बड़ा डॉक्टर मौजूद है। आप कभी भी किसी चीज़ का ना ऑपरेशन कराएं, ना किसी किस्म का कोई एक्सरे, CT स्कैन, पैट स्कैन, MRI, जिससे रेज बॉडी के अंदर जा रही है उसको इट शुड बी अवॉइडेड, उसको कभी भी नहीं करना है। आप बायोप्सी नहीं कराना चाहिए। क्या नहीं करवाना चाहिए? बायोप्सी बिल्कुल नहीं। क्यों हाँ, सवाल करें, मैं जवाब देता हूँ आपको। डॉक्टर साहब, पता कैसे चलेगा हाँ, कि मामला क्या है? कैंसर हाँ, है ना है, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है? मैं ये इसका ही जवाब दे रहा हूँ आपको। सुनिए,
ये एक ब्लेड है, ब्लेड, ये सपोज इट इज द ब्लेड, जरा सुन लीजिए। जी जी मैं सुन रही हूँ आपको, बिल्कुल सुन रही हूँ। बजाय इतना, ये ब्लेड है। अब फिजा में अरबों खरबों जरासीम और वायरस उड़ रहे हैं और इसमें चिपके हुए जो आपको मेरे को नजर नहीं आ रहा है। आपने कट किया और पेनिट्रेट इंसर्ट कर दिया उसके अंदर, तो जो इसमें जरासीम और वायरस है वो अंदर चले गए और आपने कैमरे से तो ले तो लिया, बायोप्सी ले लिया। अब आप उसके बाद आपको पता चल रहा है कि इसमें ये बीमारी है, कई हजार बीमारी तो उसके अंदर चले गई। राइट, लेकिन इट्स अ प्रोसीजर ना, इट्स अ टेस्ट टू डायग्नोज योर प्रॉब्लम, राइट। सो अब हर शख्स तो नाखून देख के बीमारी नहीं बता सकता ना, इसलिए ये एक मेडिकल प्रोसेस है और इससे लोग गुजरते आए हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं राबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी कहिए राबिया। मैम मेरी वालदा को 10 साल से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। ठीक है। जिनकी वजह से उनका वो कंट्रोल में नहीं आता, उनका वेट भी बहुत ज्यादा है और उनके मोहरों में गैप और जोड़ों में भी गैप इतना आ गया कि अब वो सीधी होकर चल नहीं सकती। ओहो, वेरी सैड। राइट, ठीक है राबिया, आप ऐसा कीजिए, डॉक्टर साहब के नंबर जो मौजूद हैं स्क्रीन पर कंट्रोल रूम से आप ले लीजिए, आप इन पे कांटेक्ट कीजिए, तफसील से आप मर्ज़ बताइए, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की तरफ से आपको मेडिसिन जो है वो भिजवा दी जाएगी। अच्छा, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, दैट इज़ ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, यू नो, मतलब हर तीसरा घर जो है, बल्कि हर तीसरा चौथा शख्स जो है वो शुगर में मुब्तला है। क्या वजह हुई इतनी डायबिटीज़ बढ़ गई? हाँ, तो पहले ज़माने में ये चीज़ नहीं हुआ करती थी। हमारे दौर पर जब 8 आने का रुपये का बकरा लेते थे उस ज़माने में, और उस ज़माने में ये क्लाइमेटिक, अब तो हम जर्मन सिल्वर के बर्तन में पकाते हैं, गैस में पकाते हैं। पहले ज़माने में मिट्टी के हंडिया में पकाई जाती थी और लकड़ी के चूल्हे से जलाए जाते। अब ये यहाँ पर अब जो माहौल चेंज हो रहा है, जिसकी क्लाइमेट चेंज हो रही है और उसकी वजह से सब बीमारियां हो रही हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो उठाना है ना। अब आप सोचें कि आप कितना मुश्किल होता अगर आप अभी डिफेंस से पैदल चल के आते। हाँ। गाड़ी फ़ायदा तो ये ज़्यादा अच्छा रहता, साइकिल में आ जाता ज़्यादा अच्छा रहता। फिर शो का टाइम खत्म हो जाता ना। नहीं, मैं पहुंच जाता, कल वाले शो में पहुंचते आप। देखिए, शो का टाइम इसलिए खत्म नहीं होता कि उसको मालूम है कि मैं साइकिल में कितनी चीजें, यानी 1 घंटे में 16 मील जाती है साइकिल। राइट अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि ये जो चीज़ों में हम ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, ये हमारे जिस्म में खराबी की वजह बनी है। बिल्कुल ठीक है। तो आप शुगर सबका मैं इलाज करता हूँ। शुगर कोई बीमारी थोड़ी है। फिर क्या है? शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी सोच है। आप मेरे पास लाइए जितने शुगर वाले जिनको इंसुलिन लग रही थी 15-15, 20-20 साल से, उनकी सबकी इंसुलिन खत्म हो गई है। शुगर खत्म, मैं बोलता रोज मिठाई खाओ। आप रोज मिठाई खाओ? हाँ जी। अच्छा, आप क्या दवा देते हैं शुगर की? है मेरे पास दवा है, मैं बता दूंगा तो लोग तिजारत करने लग जाएंगे। नहीं करेंगे लोग तिजारत, आप बताइए। मैं बताऊंगा, बिल्कुल आप आ जाए, मैं दवा दे दूंगा, खत्म। अच्छा, मतलब आप कोई किसी मर्ज की दवा तो मतलब अगर कोई तिजारत करे आपकी वजह से किसी का बिजनेस बन रहा है तो आपको क्या नुकसान है? तो बिजनेस मेरे देखिए मेरे पीर मुर्शिद यानी मैं जिन्हें करता हूँ, उन्होंने कहा कि 1 पैसा नहीं कमाना है। अगर 1 पैसा आपने कमा लिया तो इस दवा का असर नहीं होगा। लेकिन आप कितने लोगों तक दवा पहुंचा सकेंगे? मैं पहुंचाऊंगा, गिनती के लोग होंगे ना। नंबर पे 1000 पेशेंट मेरे पास आता है। इस मुल्क की आबादी 22 करोड़ है, उसमें से एक बहुत बड़ी शरह बीमार लोगों की है। अगर आप यहाँ स्क्रीन पर बैठकर लोगों को नुस्खे देंगे तो आपको पता है कितने लोगों का भला होगा। नुस्खे तो मैं 1 दफा नुस्खा देख लिया हूँ, 1 दफा। एक बार और ट्राई करके देखें। तो अच्छा जी, एक और कॉलर, मैं ये इतनी ट्राई कर सकती थी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब आपको इस पे सोचना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, इसलिए नहीं सोचूंगा कि लोग तिजारत करते हैं। तो तिजारत तो अच्छी चीज है। एक को मैंने, डॉक्टर साहब तिजारत तो अच्छी चीज है। नहीं, अच्छी चीज है। बुरी किसने बोला बुरी चीज है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तिजारत तो बहुत अच्छी चीज है। फिर करनी चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की
वकील, बिल्कुल। मैं उसको मानता हूँ, क्यों नहीं मानता। तो फिर चले चले सारी बहस एक तरफ, हाँ जी, शुगर का नुस्खा बता दें, हाय, हाय। जाते जाते एक नुस्खा बता देना। नहीं साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज आज जी उठा पाकिस्तान में, ब्रेकिंग न्यूज। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं क्या बता दिया, एक हफ्ते में वो प्रोडक्ट आ जाएगा, मार्केट में बिकने लग तो जाएगा। देखिए आपसे किसी को आपका रिस्क तो, और या आपके नहीं, मेरे को रिस्क का तो सवाल ही नहीं है तो ना। बस किसी तो वो तो उतना वादा किया तो रिस्क किसी देने का। और के रिस्क जब मैं 12-14 वसीला साल, आप बन जाएंगे। देखिए जब मैं 12-14 साल जंगल में रहा, 12-14 साल जी। जंगल में रहा, तो वहां पर भी अल्लाह रिस्क देता था। सही है, ओके राइट। लेकिन मैं बस ये चाहती थी कि ज्यादा लोगों का भला हो, लेकिन डॉक्टर साहब की मर्जी। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी बताइए, सवाल बताइए। वो असल में मेरे वालिद साहब है, वो कराची में ही रहते हैं। उनके कमर के पीछे बहुत बड़ा थोड़ा सा निकला हुआ है, कमर की बिल्कुल नीचे के साइड पे, और उसमें से खून भी बहुत ज्यादा निकलता है और कभी कभी पस भी आती है। डॉक्टर तो उन्हें जवाब दे चुके हैं ना, उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर भी बहुत ज्यादा है। उन्हें अभी उनका हार्ट अटैक भी हुआ था, उन्हें 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं उन्हें। और मेरी वालदा भी बहुत सख्त बीमार है, उनको सांस इतना फूला हुआ है हद से ज्यादा, और जिस्म और शुगर भी उन्हें बेतहाशा है, और उनके जिस्म के हर हिस्से में कहीं ना कभी दर्द उठ रहा है, और ऐसा होता है वो उठ नहीं पा रही है। अच्छा रूबी, एक मुझे मेरी डॉक्टर बात साहब सुनो, का नंबर मेरी चाहिए। हाँ मेरी बात सुनो तसल्ली से। अभी कुछ देर में डॉक्टर साहब के नंबर स्क्रीन पर चलेंगे, वीडियो बना लेना, पिक्चर ले लेना, और दूसरी चीज़ ये कि अभी कॉल बंद मत करना। मैं कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट करूँगी आपको डॉक्टर साहब के नंबर दें, शो के बाद तफसील से फ़ोन करना, डॉक्टर साहब से बात करना, और अपनी वालदा का भी, अपने वालिद साहब का मसला डिस्कस करना। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब दवा भिजवाएंगे, बाकी शिफा देने वाली ज़ात रब की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अभी डॉक्टर भी मैं क्लिनिक जाऊंगा, आज क्लिनिक पे बैठूंगा, बुध और जुमेरात को क्लिनिक नॉर्थ नाजाबाद में करता हूँ। आप भेज दीजिए। संडे मंडे DHA फेज 5 खयाबान बदर कमर्शियल स्ट्रीट नंबर 3 पे बैठता हूँ, और मेमार में बैठता अच्छा हूँ। डॉक्टर साहब सैटरडे। ये बताएं, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, क्या करना चाहिए मुझे? अब आपको आना चाहिए। मैं नहीं, ऑन एयर तो नहीं मैं बताऊंगा। ऑन एयर पूछ रही हूँ ना आपसे, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, मैं मरीज हूँ, आपके पास आई हूँ, मुझे बताएं, मैंने दवा नहीं खानी है, बिल्कुल नहीं खानी। मुझे कुछ और बताएं, आप क्या करूँ मैं? अब आप ऐसा करिए कि स्टीम ले लीजिए, आप लौंग डाल के, ओके। लौंग डाल की स्टीम ले लीजिए, तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अच्छा, और इससे जो है आपको लगता है कि जो पुराना नज़ला हो या सर का दर्द हो वो उससे बेहतर हो जाता है? ठीक है। सो आप ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जब सर के दर्द का शो किया था तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें थी, बाकायदा कुछ लोग इसके लिए दवा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा जो एक बेसिक सा फॉर्मूला है वो आप लोगों को दे दिया कि स्टीम इज़ रियली गुड, और क्लोव जो लौंग होती है वो आपको थोड़ा सूदिंग इफेक्ट देते हैं। एक और कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, सो डॉक्टर साहब शुगर का आप नुस्खा नहीं दे रहे हमें? बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, आप आ जाइए, मैं दवा दे दूंगा, और इंशाल्लाह फिर रोज मिठाई खाइए, मुझे भी मिठाई एक आपके पास फोन है, उस पे कितने लोग कॉल्स करेंगे और कितने लोग कॉल? 3 है, 3। एक नुस्खा बता दें शुगर का। आप तो नाराज हो रहे हैं आप, तो फिर बता दीजिए ना, मुझे शो एंड करना है। मैं तो नाराज नहीं होता हूँ। कोई 2 ऐसी जड़ी बूटियां जिसका इस्तेमाल करें लोग और उनको फायदा हो, जर्नल वो बता दीजिए लोगों को। आप ऐसा कर लीजिए, हाँ, दालचीनी और मेथी दाने की चाय बना के ग्रीन टी में पी लीजिए। अगर वजन भी है तो वो भी कर जाएगा, जिसको वजन नहीं है तो वो सादी चाय में बना के ले लें। अच्छा, और आप जो अपनी दवाओं में इस्तेमाल करते हैं वो ये भी नहीं, ये आप लोगों के लिए ये हर्ब्स है, वो हर्ब। अच्छा, असल में ये कुछ दम करके फूकते हैं उसके ऊपर जो आप नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए आप रहने दीजिए, मैं और आप ना ही समझते हैं, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट बट इट्स ओके, यू नो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, स्टे ब्लेस्ड। जितने लोगों ने कॉल्स की हैं उनको आप दवा भिजवा देंगे? बिल्कुल भिजवाऊंगा, ठीक है, ऑन एयर आपका मेरा वादा हो गया। बिल्कुल वादा है। आप वादा करें या ना करें, क्योंकि जवाब दे तो मैं वहां हूँ। ठीक है, राइट। सो डॉक्टर साहब के नंबर जो है वो स्क्रीन पर मौजूद रहे, और इसके साथ साथ अभी भी स्क्रीन पर मौजूद हैं, और आप लोग शो के बाद भी डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। कोशिश यही थी कि कुछ बेहतर चीज़ें आप तक पहुंचाई जा सके। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।